अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज की खबरें बहुत ही परेशान कुन हैं, कुछ खतरनाक खबरें हैं। कोशिश करेंगे डिटेल से आपको बताएं। सबसे पहली स्टोरी तो हम जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि वेनेजुएला के सदर के साथ क्या हुआ, वेनेजुएला के साथ क्या हो रहा है, पूरे के पूरे मुल्क पे कब्जा हो गया है। ऐसी कोई खतरनाक और परेशान कुन डिटेल है कि आपको लगेगा हम 90s की दिहाई में दोबारा पहुंच गए हैं। ये डिटेल से जानिएगा, फिर हम आपको ये बताएंगे कि अब अगला हमला किस पे होने वाला है। जी, अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा है, इसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। अगली खबर हमारी कौन सी होगी, फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि बर्जल पास एक पाकिस्तान का इलाका है। बहुत ही खौफनाक वाकया यहाँ पे हो गया, दिल जिसे कहते हैं ना फट गया ये देख के। ये आपको बताएंगे कि ये क्या हुआ है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि शकरगढ़, एक नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान का एक इलाका है शकरगढ़। यहां पे एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया है, हैरत अंगेज। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इस तरह की चीज नहीं देखी थी। वाकई आपके लिए भी ये सुन के आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ी सी एक लाइट खबर भी होगी इतनी सख्त खबरों के दरमियान में। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि कराची का एक इलाका है माई कुलाची, वहां पे दिल दहल गया। कराची वालों को दिल दहल गया, पूरा पाकिस्तान परेशान हो गया, एक पूरे खानदान को ही मिटा दिया गया। ये क्या खबर है, ये जानिएगा डिटेल से। फिर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताएंगे, वो ये कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी दे दी। जी, अपनी पार्टी किसी और को दे दी। ये क्या डिटेल है, ये आप अंदर जाके जानिएगा। और एक चीज आपको ये बताएं कि अगर आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो आप जावेद ch.com पे जाके उन कॉलम्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चौधरी साहब को वेलकम कहता हूं, और मैं कहता हूं कि एक दफा जरा खुद भी आपसे मुखातिब हो जाए। हम इतनी सीरियस बातें करते रहते हैं, थोड़े अपने व्यूअर से गपशप भी किया करें। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें ताकि आपकी तरफ से भी एक रिस्पांस आना चाहिए। और हमने ये फैसला किया है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है बाज़ औक़ात मामला, तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं, लेकिन मैं जब इसकी शक्ल देखता हूँ तो मैं वैसे ही सीरियस हो जाता हूँ, मैं समझ नहीं आती क्या करूँ। दोनों खबरें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो कब्ज़ा कर लिया है, ये बड़ी खौफनाक खबर है और इसके बहुत ज़्यादा नताइज निकलेंगे। और इसके साथ साथ जो अगला शिकार है अमेरिका का, वो एक इस्लामी मुल्क है और उसके बारे में अमेरिका क्या सोच रहा है, और कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान की बारी तो नहीं आ जाएगी, आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने छोटी छोटी खबरें कुछ रखी हुई हैं ताकि बहुत ज़्यादा ये बोझल ना हो। तो पहले हम छोटी छोटी खबरें लेंगे और उसके बाद फिर हम ये दोनों जो इश्यूज़ हैं आगे चल के डिस्कस करेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगी दोनों खबरें। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ये खबरें ज़रूर देखिएगा, बल्कि पूरा वीलॉग आप देखेंगे तो आपके नॉलेज में और आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। हाँ भाई, अब बताएं कौन सी खबर। सर चौधरी साहब, हमने सोचा था कि व्यूअर से गपशप करनी है, आपने उन्हें मजीद सीरियस कर दिया। चल चल, अब इस तरह करते हैं। सबसे पहली खबर ये बताइए कि जीबी में क्या हुआ। अब जो एक ये बेसिकली पास है, बर्जल पास। और वहाँ पे एक पहले बर्फ़ गिरी थी, ठीक ठाक वहाँ पे बर्फ़बारी हुई और वहाँ से रोड गुजरती है और वहाँ से ज़ाहिर है काफ़िले गुजरते हैं फ़ौज के। तो वहाँ पे उसको साफ़ किया जा रहा था और एक कैप्टन साहब थे, उनके साथ एक सोल्जर था और एक सफाई वाला था जो मसलन बर्फ़ जो बुलडोज़र चला रहे होते हैं जिससे बर्फ़ साइडों पे हम्म। की जाती है वो। जब ये लोग साफ कर रहे थे तो एक तोता इनके ऊपर गिर गया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और उसके अंदर पे ये तीनों जो हैं वो शहीद हो गए। हम्म। जब इनको बर्फ़ से निकाला गया तो सांस तो ये ले रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर इंसान ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, जी जी। जिस्म नीला हो जाता है। हम्म। सांस ले रहे थे बेचारे, लेकिन उस वक्त तक जब इनको निकाला गया तो ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव नहीं कर सके और तीनों शहीद हो गए। हम्म। तो ये जो 14 हैं ये पाकिस्तान के माथे का झूमर होते हैं। और जितना कौम किसी शहीद की इज़्ज़त करती है, एहतराम करती है, उतनी ही वो कौम बड़ी होती है। और पाकिस्तान दुनिया के चंद मुल्कों के अंदर है जिसमें रोज़ाना हमारे सोल्जर्स, हमारे कैप्टन, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद भी अगर आप आज पाकिस्तान के ऊपर आप एतराज़ करें तो मेरा ख्याल है डूब मरने का मुकाम है। हम्म। इसमें कोई शक नहीं कि फ़ौज अगर पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती है किसी जगह तो गलत है, हमें उस हम्म। पर प्रोटेस्ट करना चाहिए और फ़ौज से रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि आप इन पॉलिटिकल मामला से अपने आप को अलग करें। लेकिन जो कुर्बानी का मामला है फ़ौज का, मेरा ख्याल है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, सलूट करना चाहिए। और ये हम्म। काबिल एहतराम लोग हैं क्योंकि ये हम्म। हमारे लिए अपनी जानें दे रहे हैं और इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ यार, फ़र्क आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। कभी आप इनकी फैमिलीज़ से के पास जाके देखें हम्म। किस हालत में उन्होंने अपने, ज़ाहिर है किसी ने वालिद को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया। हम्म। लेकिन इसके बावजूद उनका जज़्बा देखोगे ना तो आपको हैरत होगी, यकीन हम्म। करें। तो ये लोग हैं पाकिस्तान, असल पाक फ़ौज और असल पाकिस्तान ये लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
अब चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी पे। ये नेक्स्ट स्टोरी है जी एक मछेरे के हवाले से आपको बताता हूँ कि एक आदमी है जो उसे एहसास ही नहीं है कि उसने क्या पकड़ लिया, उसके पास क्या कुछ आ चुका है और वो डिमांड बेचारा क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है। मतलब ये एक मुझे ही लगा कि एक आदमी है जिसने कारनामा जरा अंजाम दिया और उसे खुद को नहीं पता उसने क्या किया है। ये जानते हैं स्टोरी। अब मछली पकड़ी उसने, और इसका नाम मोहम्मद आरफ है, शकरगढ़ का रहने वाला है, मुशहरा है, करतारपुर और हकीमपुरा का रिहायशी है। दरिया रावी से इसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, 102 किलोग्राम की मछली। वैसे 102 102 किलोग्राम वाकई ये कारनामा तो है, क्योंकि दरियाओं के अंदर इतनी बड़ी मछली नहीं होती, समुद्रों के अंदर तो होती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वेल वेल है, वेल बहुत कुछ है। मछलियाँ होती हैं, पूरे पूरे जो बहरी जहाज़ होते हैं उसके बराबर भी मछलियाँ होते हैं। हम्म बल्कि बहुत सारे मजहबी वाक़यात हैं जिसके अंदर लिखा गया है कि एक बंदे ने बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में था कि उन्होंने कहा कि जो समंदरी मखलूक है मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ। हम्म तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि ये सिर्फ हम ही हैं जो रिज़्क़ पूरा कर सकते हैं, हम्म मखलूक़ात का आप ना करो। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो पता नहीं कितना अरसा वो खाना बनाते रहे और उन्होंने कितना राशन इकट्ठा किया। हम्म उसके बाद वो जब उन्हें समंदर के पास लेके गए, अब ये वाक़या है, पता नहीं अब हम्म सही है गलत है जो भी है, वो ज़ाहिर है हम्म वाक़या है बहरहाल। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि एक व्हेल मछली आई और उसने एक लुकमा लिया और सब खत्म कर दिया। हम्म तो इतनी बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ भी होती हैं। और मोबी डिक के नाम से एक नावल है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नावल है। उसमें एक ऐसी मछली है जो अच्छा वो पूरा पूरा जो है ना, वो आप जो कहते हैं ना टबर खा जाए और पता ना चले, अच्छा ठीक वो है पूरा पूरा जहाज निकल सकती है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। ठीक है तो वो समुद्रों के अंदर तो हैं, लेकिन दरियाओं के अंदर 102 किलोग्राम की मछली जो है ना बहुत ज़्यादा है, बड़ी मछली हम्म है। इसने पकड़ ली और अब ये कह रहा है जी उससे पहले 65 किलोग्राम की एक मछली पकड़ी गई तो लाख रुपए में फ़रोख्त हुई थी, अब मैं 2 लाख रुपए लूँगा। अब इसको पता नहीं है यार कि ये यूनिक मछली है 102 किलोग्राम की। हम्म ये तो ज़ाहिर है अब बिकने के लिए तो नहीं है, इसका गोश्त तो नहीं बिकेगा, ये तो स्टफ़ होने के लिए है। इसको स्टफ़ करके इतनी बड़ी मछली बंदा लगाए अपने हम्म घर के सामने, कहे कि देखो जी ये हम्म घर के अंदर, ये ड्राइंग रूम के अंदर के ये मेरा कमाल देखें। हम्म तो मेरा ख़्याल है कम से कम इसको 10 लाख रुपए तो लेने चाहिए इसके। लेकिन मेरा ख़्याल है मुछेरा है बेचारा, उसे अंदाजा ही नहीं है कि अंदाज़ा उसने नहीं है किया क्या इसका है। उसका। लेकिन 400-500 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो वो हम्म मछली बेचता होगा। तो हम्म उसने देखा कि 102 किलो है, तो उसने उस हिसाब से लगा के उसने कहा 2 लाख रुपए तो ठीक बनते हैं। तो उस वजह से 2000 रुपए किलो ना, उसने मुछेरा है ना बेचारा। तो उसके मोहम्मद हिसाब आरफ से साहब कीमत ज़रा अच्छी लगाएं, अच्छी कीमत मिल जाएगी, ना हुआ तो फ़र्क कोई बेचते हैं। ये जो मछली है ना उसका, उसको स्टफ़ करके ना उसके साथ सर रख के ना इस तरह तस्वीर खींच के लोगों को पेश करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ लगा दूंगा। चलो चले जी, अब अगली स्टोरी जो है साहब, स्टोरी है जी ये भी परेशान को ना थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछने चाहता हूँ चौधरी साहब। मोदी अगर समुद्री जानवर होता तो कौन सा होता? यार नहीं, देखो देखो एक प्राइम मिनिस्टर है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, और मैं इस लेवल पे नहीं जाना चाहता। बाज़ औक़ात आप ना कहीं उसको ले आते हो ऐसे। तो साहब मैं इस लेवल पे जाना चाहता देखो हूँ। उसने वोट लिए हैं, एक मुल्क है, उसको वोट लिए हैं, वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर है, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बना है, तीसरी बार या चौथी बार? ये अभी बना है तीसरी जी 2014 से है ना, ये अभी तीसरी बार बना। तीसरी मरतबा प्राइम हम्म मिनिस्टर बना है। तो मेरा ख़्याल है वो इतनी इज़्ज़त तो बनती है कि उसकी इज़्ज़त हम्म करनी चाहिए। उसके काम ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इज्जत और किसकी उसके ऊपर फिर क्यों इज्जत करनी एतराज़ चाहिए? करना चाहिए, वो उनके कामों की मुखालफत है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा हम्म जो है ना, ये हर मरतबा आप कहीं न कहीं उसको पता नहीं वो क्या ले आते जो हो ऐसा भी कभी। हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके मुतालिक खबर दी है कि मोदी जी क्या हैं, फिर आपको पता चलेगा जो आप इज्जत कर रहे हैं ना, जबरदस्ती मुफ्त की ये इज्जत। आप बताओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा है और क्या स्थिति चलो है? मैं आपको मुख्तसर सत्र बता देता हूँ बड़ा थोड़ा सा करके। वो इतना वो कहते हैं जी कि मुसलमान 14% हैं, ईसाई 2.3% हैं। दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से जो ये माइनॉरिटीज हैं इनकी जिंदगी अजाब बन गई है। ये ये बात ठीक है। वैसे उसकी वजह वॉल ये है स्ट्रीट कि जर्नल कहता है। इंडिया के अंदर, बल्कि यार पूरी दुनिया के अंदर ही अब ये मसला है। यूरोप के अंदर जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब तो जापान के अंदर भी होना शुरू हो गया। तो हम्म ये रेसिज्म और ये मज़हब से जो मामलात हैं ना, ये बिगड़ते चले जा रहे हैं हर ठीक है। जगह पे। पाकिस्तान से कौन सी अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन बहरहाल मोदी को ख्याल रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो सेकुलर कंट्री अपने आप को कहलाता है, हम्म और इंडिया के अंदर जो रहने वाले मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, फिर उसके साथ दलित हैं, उन्होंने भी इंडिया को उतने ही वोट दिए हैं जितने हिंदुओं के वोट हैं। तो ठीक है। सिर्फ हिंदू वो इंडिया नहीं बनना चाहिए। अच्छा, इस अगर वो रिपोर्ट सिर्फ में वैसे हिंदू ये भी बनेगा कहा तो गया कि सेकुलरिज्म का लिबादा उतर गया, ये भी लिखा खत्म हुआ है। हुआ। वो वैसे कांग्रेस कांग्रेस का क्लेम था सेकुलरिज्म का, चल ठीक है। बीजेपी का तो नहीं था। चलें आगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। बस चौधरी साहब ये गंदे वाला कछुआ होता अगर ये समुद्री और जानवर यार होता। नहीं है, आगे चल। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी। कराची का एक वाक़या है, ये बड़ा दिल खराश है जी।
ایک علاقہ ہے کلاچی، وہاں پہ ایک پورے خاندان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، ڈیٹیل جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ اب ایک وہاں پہ مین ہول ہے، خشک مین ہول تھا، اس کے اندر جو کچرا چننے والے بچے ہیں نا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ پھر پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے جب نکالا تو 4 لاشیں نکلی، اس میں سے 2 خواتین تھی، 2 لڑکے تھے جو لاشوں سے اندازہ لگایا گیا، اور لاوارث سے ان کو سمجھ کے سرد خانے میں رکھ دیا گیا اور خبریں پھیلا دی گئیں، جس طرح پولیس وہ اس کو کرتی ہے، اناؤنس کر انویسٹیگیٹ دیتی کرتی ہے ہے، اس نہیں چیز اناؤنس کر دیتی ہے کہ ہوں جی ہوں ایک لاوارث لاشیں ملی ہیں، اگر کسی کی ہوں تو ہمیں بتائیں۔ تو ایک خاتون ہے، اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس نے کہا جی یہ میری بہن ہے، اور یہ دونوں، یہ جو باقی ہیں یہ میرے بھانجے اور بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے بھانجی اور بھانجے ہیں۔ ہوں تو جب تفصیلات پتہ لگی تو پتہ چلا کہ یہ ایک والدہ ہے انیلا، اس کا خاتون کا نام ہے، 35 سے 40 سال اس کی عمر ہے، ہوں اس کی ایک بیٹی ہے عشرت، دوسری لاش اس کی ہے، وہ 14 سے 16 سال کی ہے، اور پھر کونین اور حسنین اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر جو 10 سال ہے، دوسرے کی عمر جو 15 سال ہے، اور اس پورے خاندان کو کسی نے باقاعدہ قتل کر دیا، اور اس کے اندر جو ایک بیٹا ہے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا پوری طرح، جیسے اس کو اینٹیں ماری یا پتھر مارے گئے، اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا، اور پھر اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ ہوں ساری لاشیں جو تھیں نا اس کے اوپر بہت زیادہ خوفناک طریقے سے اٹیک کیا گیا تھا، ایسے لگتا ہے درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، ہوں اور بہت ہی افسوسناک۔ اب اس کا ایک یہ طلاق یافتہ خاتون تھی، اور اس کا جو سابق خامند ہے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور کھارا در کے ساتھ اس خاندان کا تعلق ہے، تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس نے آدھے ہوں کراچی کو افسردہ کر دیا ہے کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ ہوں لیکن انسان جب درندگی پہ آتا ہے نا یار، فرق کوئی میرا خیال ہے درندے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہوں کیونکہ انسان عجیب و غریب سی چیز ہے۔ جب ہمیں بلڈ پریشر ہوتا ہے نا انسان کو، تو ہوں اس کو نظر آنا سوچنا بند کر دیتا ہے دماغ، اور اس کے بعد اس کے اندر سے ایک ایسا جانور نکلتا ہے جو اس ٹائپ کے کام کرتا ہے۔ ہوں ایسے ہی خوفناک لوگوں نے درندگی کی ہوئی ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ بھی ہے کہ اگر آپ نے یار کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بن سکی تو آپ نے ان کو طلاق دے دی، آپ الگ ہو گئے، اگر اس کا ہوں خامد ذمہ دار ہے اس کا، تو ہوں بس چھوڑ دو بھائی، نکل جاؤ آگے، ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کی کسی سے دشمنی تھی بھی تو اس لیول پہ دشمنی کو ہوں نبھانے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت بالکل صحیح، افسوسناک ہوتا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے، لیکن انسان انسان ہے یار، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس وقت یہ کیا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں آپ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری یہ ہے جی کہ عمران خان سے اپنی پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ پکڑا دی ہے کسی اور کو، اور یہ بیان جو دیا ہے یہ عمران خان صاحب کی بہن نے دیا ہے۔ کون سی بہن نے بیان دیا ہے، بیان کیا ہے، اور اب ہوگا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ ڈیٹیل سے اب جانتے 2 عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، ان دونوں کے بیان ہیں، نورین خان نے ٹویٹ کیا ہے اور عظما خان کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ان دونوں بھائیوں نے کہا، دونوں بہنوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ جو میری پارٹی ہے وہ اچکزئی صاحب کے ہر حکم پہ عمل درآمد کرے، محمود اچکزئی صاحب کے، ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر منوعن عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو ہر صورت ممکن بنانا چاہیے کہ جو محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب نے جو پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ آگے بڑھیں تاکہ ہم مذاکرات کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے عمل میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے اور جو محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کریں۔ اب محمود اچکزئی صاحب جو ہے نا پارٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا، آپ نے ڈالا جیل کے سامنے باہر جا کے اس طرح معاملات کو خراب نہیں کرنا، آپ جائیں، ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو واپس آ جائیں، اور ساتھ ہی وہ گورنمنٹ سے چاہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کے معاملات کو سیٹل کیا جائے، کوئی بیٹھا جائے، کوئی جو ہے باقاعدہ جو ہے مذاکرات کیے جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ محمود اچکزئی صاحب جب مذاکرات سٹارٹ کریں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے، ان کی انٹری ہوگی سارے کام میں، ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سینسیبل آدمی چاہیے جس کے پاس تھوڑی سی پاور بھی ہو، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی انٹری ہوگی سارے معاملے میں، اور وہی پارٹی کو اب ٹیک اوور کریں گے اور وہی ٹھیک ہے پارٹی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو محمود اچکزئی صاحب تک اگر عمران خان صاحب آ گئے ہیں تو 2 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب تھک گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو بجائے اس کے کہ وہ جیل کے اندر باقی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹر تو ہونا پڑے گا، یا محمود اچکزئی صاحب کو خود گارنٹر ہونا پڑے گا کہ جی میں ذمہ دار ہوں اور یہ باہر نکل کے کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اب اچکزئی صاحب اگر یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں سیٹل ہوں، وہ انہیں پارٹی کے اوپر یقین نہیں ہے، یعنی میں ایک چھوٹی سی دوسرا ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے کسی اور بندے پہ انہیں یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے محمود اچکزئی آنریبل آدمی ہے اور اس پہ کچھ شک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اچکزئی صاحب کا واقعی بہت بڑا قد ہے، تو انہیں اپنی پارٹی کو انہوں نے بالکل سائڈ لائن کر دیا کہ جی مجھے ان پہ یقین نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اچکزئی صاحب کے اوپر اعتماد کر دیا۔ 2 وجوہات ہو سکتی ہے، تھک گئے ہیں اور انہیں پارٹی پہ یقین نہیں ہے۔
ठीक है, शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो चल रही है जो सब उसमें सेम बात हो रही है। हम्म। वो ये कह रहा है कि जी अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फील्ड मार्शल से कह रहे हैं कि आप खुद जाके मुज़ाकरात कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, वो गुस्सा कर लेंगे, उसके बाद मामलात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, अगर बढ़ाना है तो आपको ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं कि अपने आप को वो नीचे नहीं आने देना चाहते, लेकिन मुज़ाकरात पे सीधी-सीधी बात कर रहे हैं कि करो। नहीं, वो तो अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर आपने हुँ, करने हैं तो सियासतदानों से करें, हुँ, बार-बार कहा जाता है। हुँ, डीजीआई, एसपीआर की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, उनके अंदर उन्होंने कहा जी कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सियासतदानों के साथ करें, हमारा सियासत के साथ क्या ताल्लुक हुँ, है, हम तो मुल्क की सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। तो अब इसीलिए इमरान खान साहब जो है ना उस साइड के ऊपर नहीं जा रहे और इस साइड पे आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो ताज़ा तरीन ट्वीट इमरान खान साहब की आएगी वो होगी क्या? अगर तो वो दोबारा उन्होंने ज़हनी मरीज़ कह दिया हुँ, और दोबारा उन्होंने कह दिया कि जी ये आसिम मुनीर साहब जो हैं वो गासिब हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, हुँ, तो फिर ये नहीं चल सकेगा। और अगर बिल्कुल वो ठीक है। खामोश हो जाते हैं इमरान खान साहब, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात स्टार्ट होने लगे। बिल्कुल ठीक है। चलें, आप चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा मेन टॉपिक है, वो जो है वेनेज़ुएला के हवाले से। एक चीज़ याद रखिए जी कि अल्लाह ताला ने अगर आपको मादनियात या तेल या किसी भी चीज़ से अगर नसीब किया है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो सबसे पहला काम अगर किसी भी मुल्क को करना है, तो अपनी फ़ौज को मज़बूत बनाना है। अगर आप अपने असासों की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते ना, तो जो वेनेज़ुएला में आज आपने होते देखा है, वो किसी भी मुल्क के साथ कहीं पे भी हो सकता है। कोई भी ताकतवर मगरमच्छ आएगा और आके खा जाएगा। पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं कि वेनेज़ुएला में हुआ क्या। अब ये उस तरफ तो आएँगे, लेकिन एक चीज़ जिसका ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है, 2 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा नॉर्थ कोरिया है। गो नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान को कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है। अब नॉर्थ कोरिया जो है ना बहुत गरीब मुल्क है, हुँ, हर लिहाज से, और पूरी दुनिया की आँखों में खटकता भी है, हुँ, काँटे की तरह खटकता है, हुँ, हुँ, और उसके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं, उससे ख़ाइफ़ भी हैं, उसके ऊपर अटैक भी नहीं हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि तमाम तर गुर्बत के बावजूद उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने आप को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हुँ, और कुछ लोगों का क्लेम, कुछ मुल्कों का क्लेम ये भी है कि उसने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिए हुँ, हुए हैं। हुँ, हुँ, और अब इस खौफ से कोई मुल्क उसको टच नहीं कर रहा, ना साउथ कोरिया कर रहा है जो उसका हमसाया भी है और जिसको काट के ये अलग मुल्क हुआ था, हुँ, 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 ना उसको चाइना छेड़ रहा है और ना ही अमेरिका, ना ही यूरोप छेड़ रहा है। तो हुँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दिफाई तौर पे मजबूत हैं, तो आप नॉर्थ कोरिया की हैसियत से भी ठीक ठाक काम कर सकते हैं। मसलन एक मैं मज़े की बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने कहना शुरू कर दिया था ना कि जी आपकी इकॉनमी ख़राब है और ये हुँ, डिफ़ॉल्ट कर जाओगे आप, और ये डिफ़ॉल्ट का एक धमकी भी दी जा रही थी, एक मैसेज भी दिया जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े ताकतवर आदमी, उन्होंने कहा जी अगर फ़र्ज़ करें हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो पाकिस्तान को क्या इसका नुकसान है, नॉर्थ कोरिया भी तो है हमारे सामने, सर्वाइव कर रहा है, हुँ, तो आपने उसका क्या बिगाड़ लिया? हुँ, वो हुँ, तो हुँ, कई मर्तबा डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इस इकोनॉमिक सिस्टम से ही बाहर है। तो हुँ, अगर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ठीक है, पाकिस्तान तो आपका इत्तेहादी, आपका दोस्त है, हुँ, अगर आप उसके साथ चाहते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाएँ या नॉर्थ कोरिया के हुँ। साथ मिल जाएँ, तो ठीक है, आप कर लें। शाह साहब वो तो किम जॉन कहता है मेरे पास सारे खिलौने हैं, फिर भी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। कोई जंग नहीं करता उसके साथ। और दूसरी मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान देखें इंतहा दर्जे की गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, और इस हुँ, न्यूक्लियर पावर ने इसने पाकिस्तान को बचा के रखा हुआ है। बिल्कुल सही। नहीं तो इंडिया जो है हमारे ऊपर हमला करता ही करता और हमें बहुत नुकसान पहुंचाता, और पूरी दुनिया भी जो इस वक्त हमारी इज्जत कर रही है वो इसलिए कर रही है कि दिफाई तौर पे हम मजबूत हैं। तो बिल्कुल सही। दिफाई तौर पे मजबूत होना ज़रूरी है, और अगर ये ज़रूरी ना हो और अगर आपने ये ना किया हो तो फिर आपका वेनेज़ुएला जैसा है, आपके साथ सलूक होता है, या फिर आप इराक बन जाते हैं, या फिर आप लिबिया बन जाते हैं, या फिर आप ट्यूनिस बनते हैं, हुँ, हुँ, या हुँ। फिर आप सीरिया बनते हैं, तो फिर आपको तबाह बर्बाद कर दिया, या सूडान है, या फिर यमन है, बहुत सारी मिसालें लेबनान है। दुनिया के, हुँ, लेबनान है, हुँ, बहुत सारे मुल्क आपके सामने हैं। इन मुल्कों से यही गलती हुई थी कि इन्होंने, जब इनका अरूज था तो इन्होंने अपने आप को दिफाई तौर पे मजबूत नहीं किया था। हुँ, अब पाकिस्तान दिफाई तौर पे मजबूत है, ईरान दिफाई तौर पे मजबूत है, और तुर्की दिफाई तौर पे मजबूत है, तो देखें इनको बर्दाश्त किया जा रहा है, हुँ, वरना इनका कांटा भी बहुत अरसे पहले खींच दिया जाता। हुँ, हुँ। बहरहाल वेनेज़ुएला जो है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा मादनियाती और आयल के ज़खायर हैं, और ये अमेरिका की अपनी तहकीक है कि इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि अरब जो हैं वो उसको एक साइड पे कर किया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये अमेरिका की है, लेकिन सरेदस्त तो इस तरह है कि सिर्फ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अंदर सिर्फ ये वाहिद मुल्क है जिसके पास ठीक है। आयल आयल मौजूद है, और यही इसकी इकॉनमी चला रहा है।
तो अब इसके ऊपर ज़ाहिर है बड़ी अरसे से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई कब्ज़ा कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब ज़ाहिर है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, और आज ट्रंप ने खबरें बड़ी तेज़ी से बदल ली हैं। पिछले 3-4 घंटों के अंदर तो 3-4 ट्विस्ट आए हैं उसके अंदर, लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल वो सामने रख देते हैं। अमेरिका ने सिर्फ़ उनके प्रेसिडेंट को और उनकी बेगम को नहीं उठाया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमने बेडरूम से उनको उठाया, वो सो रहे थे, और उससे पहले जो कैपिटल है उसकी सारी बिजली बंद हो गई थी और मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो गया था शहर। और उसको उसके बाद हमारे जो फौजी हैं वो अंदर दाखिल हुए, और ज़ाहिर है हेलीकॉप्टरों से उतरे होंगे, पैलेस के अंदर गए और अंदर जाके प्रेसिडेंट के बेडरूम से जाके उनको निकाल लिया। और फिर एक ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया, उसने कहा कि मैं बिल्कुल वीडियो गेम की तरह से देख रहा था, और जनरल्स साथ बैठे हुए थे, और हम लाइव देख रहे थे कि फ्लोरिडा में। हमारा फ्लोरिडा में, क्योंकि फ्लोरिडा में है ना, फ्लोरिडा में इनका इनका एक फार्म हाउस भी है, ये वहाँ पे खासा टाइम गुजारते हैं ट्रंप। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे बैठ के हम इसको लाइव देख रहे थे कि किस तरह सोल्जर अंदर गए, किस तरह उन्होंने प्रेसिडेंट को आइडेंटिफाई किया, उनकी बेगम को आइडेंटिफाई किया। वो स्लीपिंग सूट में ही है, जो हाँ जी, तस्वीरें दी जा रही है वो स्लीपिंग सूट की दी जा स्लीपिंग रही है, शॉट्स में, बिल्कुल। और उनको उठा के फिर उन्होंने जहाज़ में सवार किया, और उसके बाद वो लेके न्यूयॉर्क आ गए। उसको तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क लेके आ गए, और अब यहाँ पे उसके खिलाफ केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। मैनहट्टन की अदालत में ये मुकदमा चल रहा है। ठीक है। तो अब उसके ऊपर 2 इल्ज़ामात हैं, एक तो ये मंशियात का और असलहे की स्मगलिंग का। ये क्या वैसे इल्ज़ामात हैं यार? एक आप एक मुल्क के अंदर दाखिल हुए हैं, और वहाँ से आपने उनके प्रेसिडेंट को और उसकी फर्स्ट लेडी को आपने उठा लिया, और अब उसका जो ट्रायल है वो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं कर रही, ना यूएन कर रही है, ना ये आलमी अदालतें इंसाफ कर रही है। इसका जो ट्रायल है अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक नई सूरत-हाल पैदा कर दी है। इसका तो ये अगला नतीजा ये निकलेगा कि अगर चाइना मजबूत हो जाएगा, वो भी मुल्क के ऊपर हमला करेगा, और पूरी-पूरी पार्लियामेंट को उठा लिया करेगा वहाँ से। या कल को जो रशिया आता है, तो वो भी यूरोप के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ उसके इख्तलाफात हैं, वो फिर जाए और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। तो ठीक ये है। तो मुमकिन नहीं है। इसका फिर साहब मतलब ये इन्होंने एक हुआ और कि बड़ी आपने अजीब सी फिर हरकत की थी पिछले साल अगस्त में ना, 7 अगस्त को इसने अनाउंसमेंट कर दी थी। इस सदर के सर पे इसने $50 मिलियन का इनाम रखा हुआ था इनाम ट्रंप ने। रखा जी, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। अब मसला सिर्फ तेल का है, और ये तेल के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा जी कि अमेरिका जो है वो पूरे वेनेज़ुएला पे काबिज़ है, और उस वक़्त तक जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती हम इस मुल्क को चलाएँगे। तो मतलब इसका इनकी मतलब मर्ज़ी की इनकी गवर्नमेंट। मर्ज़ी का, तो ये अपना बंदा लगाएँगे, वेनेज़ुएला का ही होगा, लेकिन वो ज़ाहिर है इनकी कठपुतली होगा, वो अपनी कैबिनेट बनाएगा, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना उसको सपोर्ट करेंगे पीछे बैठ के, और वो गवर्नमेंट चलाएँगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी जो कंपनियाँ हैं, तेल की कंपनियाँ जो, वो वहाँ जाके वेनेज़ुएला में तेल का काम भी करेंगे। इसका मतलब है कि वहाँ से तेल ही आ रहे हैं, असल जो है चीज़ यही थी। ना अंदर से। हाँ जी, वो अपनी कंपनियाँ जो है उनको भेज रहे हैं, और वो तेल के ऊपर जाके काबिज़ हो जाएँगे, और गवर्नमेंट इनकी अपनी की होगी, और गवर्नमेंट जो होगी किसी किस्म का रास्ते में रुकावट नहीं साबित होगी। फिर उन्होंने पूरा ये बताया कि जी हमने कैसे किया। उन्होंने कहा जी हमारी फ़ज़ाई फ़ोर्सेज़ इस्तेमाल हुई हैं, ज़मीनी फ़ोर्सेज़ इस्तेमाल हुई हैं, समुद्री हमारी ताकत इस्तेमाल हुई, और हमने उसका शानदार मुज़ाहरा किया। चेक कर रहे थे ना कि क्या होता है। जी। साथ उन्होंने कहा कि जी बेडरूम से उनको उठाया गया दोनों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बिजली बंद कर दी, उन्होंने ये भी बताया। फिर मुकम्मल अंधेरा अंधेरा था, उन्होंने कहा जी पूरे कैपिटल के अंदर। फिर उन्होंने कहा जी हमने इसी किस्म का ऑपरेशन पहले सलमान अल बगदादी के खिलाफ किया था, उसको भी हमने इसी तरह निशाना बनाया था। फिर ईरान के बारे में उन्होंने कहा जी उनकी जोरी तनसीबात है, उसके ऊपर भी हमने इसी तरह हमला किया था बड़ी ताकत के साथ। और फिर उसका उन्होंने कहा कि तमाम अहदाफ जो है ना दुरुस्त निशाना उसका लिया गया है, और एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकन हर बार यही कहते हैं, जैसे इराक के ऊपर हमला किया तो उन्होंने कहा जी हमने तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो ऐसा बम मारा है जो मदर ऑफ ऑल बम्स है। तो ये कहते हैं अमेरिकन इसी तरह ही है सारा। तो अब ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-हाल है, और ये मुझे लगता है कि यूएन के जाके में जाएँगे, चाइना भी जाएगा, और साथ-साथ रशिया भी जाएगा, और ये बड़े मुल्क जाएँगे, और वहाँ पे जाके मज़म्मत तो बड़ी शदीद शुरू हाँ, कर दी हाँ, है सब हाँ, ने। पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। नहीं तो ये न्यू नॉर्मल है, और इसके अंदर फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस पहले कहा जाता था, अब तो ये अमली तौर पे लाठियाँ आ गई हैं भैंसों के खिलाफ, जो तो सब कोई खतरनाक हो फ़र्क गया। पड़ेगा? इतने मुल्क बर्बाद करने के बाद ये सब ताकतवर मुल्क वहीं अगर पड़ ये गए। मुल्क इकट्ठे हो गए ना, तो फिर ये पड़ेगा। अब दूसरा उन्होंने ये बताया जी कि इसकी हमने खुफिया तैयारी दिसंबर में शुरू कर दी थी। साथ एक हेलीकॉप्टर गिर गया इनका इस ऑपरेशन के दरमियान, जिसमें फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ये ताज़ा तरीन ठीक है। खबरें। तो आने वाला जो वीलॉग होगा उसमें जो बाकी डिटेल होगी वो भी हम देंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट इनकी अपनी बनेगी अमेरिकन्स की वहाँ पे। बिल्कुल सही। चलें अब हमारे आ गई जी आखिरी स्टोरी, लास्ट स्टोरी ये है
کہ اب ایران کے ساتھ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، کہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ یہ پریکٹس تھی، اصل میچ اس نے ایران کے ساتھ کھیلنا ہے، ایران بھی اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب میں جانتا ہوں جاوید چوہدری صاحب سے یہ کہ یہ جنگ آپ کو کتنی جلدی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو آگے لگائے گا اور اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر، اور امریکن اس کو سپورٹ کریں گے. امریکہ خود انوالو نہیں ہوگا، لیکن اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا. اور اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہے، تو وہ جنگ جو ہے نا اب دوبارہ مجھے لگتا ہے خطرہ ہے کہ شروع ہو جائے گی، اور یہ اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک وہاں پہ رجیم چینج نہیں ہوتے، اچھا، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ ملاؤں کی حکومت وہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہے یہ خطرناک ہو گیا، اور اب یہ پاکستان بڑے پریشر میں ہے کیونکہ پاکستانی معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ سعودی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ چائنیز کو انوالو کر رہا ہے پاکستان ایران کے معاملے میں، اور ساتھ ساتھ سعودی اور یو اے کی جو گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جو وہاں پہ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یمن پہ، اس میں بھی چائنا کو پاکستان انوالو کر رہا ہے. پاکستان ایران کو اور یو اے کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا، نہیں تو یہ ٹھیک ہے، ایک آپ سمجھو کہ جنگ جو ہے نا سٹارٹ ہونے والی ہے. ہوں، وہ جنگ جو ڈی ڈے ہے، جس کے بعد یہ ساری زمین ختم ہو جائے گی، یہ سارے ملک ختم ہو جائیں گے، جو ایٹمی جنگ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تھرڈ اور لاسٹ جنگ. ہوں، اگر اب اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بگننگ ہو گئی ہوئی اور پاکستان یہ سنس کر گیا. ہے. ساری دنیا سینس کر رہی ہے ویسے اس وقت، اور پاکستان کا بڑا مین رول ہے اس وقت. پاکستان ایکٹیو ہے، کوئی اور چوہدری صاحب ایکٹیو نظر نہیں آ رہا نا. پاکستان ایکٹیو ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سرحد کے اوپر جنگ شروع ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. خالصتان تو آپ نے ہمیشہ کی طرح یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.